मैं सुरेंद्र सिंह चरण, साचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे मांग की चाप लोच, या इसको आर्क लोच भी कहते हैं या आनुपातिक विधि भी कहते हैं। मांग की लोच को मापने की आनुपातिक विधि कि जब मांग वक्र पर दो भिन्न भिन्न बिंदुओं के बीच मांग की लोच मापी जाती है तो इसे चाप लोच कहते हैं, या इसको आर्क लोच कहते हैं। कि भिन्न भिन्न बिंदुओं के बीच, जैसे हमारे पास मांग वक्र है, अब इस मांग वक्र की दो बिंदुओं के बीच, जैसे ए पॉइंट है और बी बिंदु है, तो इन दो बिंदुओं के बीच अगर मांग की लोच ज्ञात की जाए तो उसे चाप लोच या आर्क लोच कहेंगे। यहाँ हमारे पास ये दिया चाप लोच का कि x1 माइनस x2 अपॉन x1 प्लस x2, डिवाइड इसे करेंगे p1 माइनस p2 अपॉन p1 प्लस p2। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 अपॉन x1 प्लस x2 इंटू, इसको हम पलट के लिख सकते हैं कि p1 प्लस p2 अपॉन p1 माइनस p2। अब x1 माइनस x2 और p1 माइनस p2 को इधर लिखते हैं और p1 प्लस p2 और x1 प्लस x2 को यहाँ लिखा जा सकता है। यहाँ x1 माइनस x2, तो इसे डेल्टा x लिख सकते हैं, और p1 माइनस p2 इसे हम डेल्टा p लिख सकते हैं। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा p इंटू p1 प्लस p2 अपॉन x1 प्लस x2 हो जाएगा। ये था मांग की चाप लोच। अब है मांग की बिंदु लोच। मांग जब कीमत में बहुत कम परिवर्तन हो तब मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए बिंदु लोच का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक हम स्पर्श रेखा खींचेंगे और उस स्पर्श रेखा जहाँ वो स्पर्श करती है उसके नीचे के हिस्से में ऊपर के हिस्से का भाग देंगे, तो उससे जो मांग की लोच प्राप्त होगी उसे कहेंगे मांग की बिंदु लोच। मांग की बिंदु लोच की नीचे का हिस्सा बटा ऊपर का हिस्सा। जैसे हमारे पास ये दो तरीके से निकाल सकते हैं हम इसको, कि वक्र रेखीय और सरल रेखीय मांग वक्र पर मांग की बिंदु लोच। वक्र रेखीय मांग वक्र पर, वक्र रेखीय मांग वक्र किस तरीके का होगा कि इस तरीके से हम ये वक्र रेखीय मांग वक्र इस तरीके से घुमा होगा। तो इस मांग वक्र के ए बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, नीचे का जो भाग है AN उसमें MN का भाग दे देंगे। तो उपयुक्त रेखा चित्र में हमने क्या कर रखा है, OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा, OY अक्ष पर कीमत ली गई है। DD डिमांड वक्र है, इसके ए बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए MN एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। MN स्पर्श रेखा खींचने पर ए बिंदु के नीचे का जो भाग है AN उसमें ऊपर के भाग MA का भाग दे देंगे, तो इससे प्राप्त लोच है मांग की बिंदु लोच होगी, जो ए बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास है कि सरल रेखीय मांग वक्र पर मांग की बिंदु लोच। सरल रेखीय मांग वक्र पर मांग की बिंदु लोच ज्ञात करने के लिए सरल रेखीय मांग वक्र खींचेंगे और इसके 5 भाग बांट देते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ऊपर पहला पॉइंट है M पर मांग की बिंदु लोच ज्ञात करने के लिए नीचे का हिस्सा होगा MN में किसका भाग देंगे, 0 का, और किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसका मान आता है अनंत। तो मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होगी या अनंत होगी। B बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए इसके नीचे का जो हिस्सा है BN उसमें भाग देंगे MB का। यहाँ BM जो ग्रेटर देन है किससे, MB से, यानी ऊपरी जो भाग है नीचे के हिस्से से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच आएगी ग्रेटर देन 1 इकाई से अधिक लोचदार होगी। ए बिंदु पर मांग की बिंदु लोच ज्ञात करने के लिए नीचे का हिस्सा AN उसमें भाग देंगे MA का। यहाँ AN और MA दोनों बराबर है, अतः मांग की जो लोच होगी इकाई के बराबर होगी। C बिंदु पर लोच ज्ञात करने के लिए इसके नीचे के हिस्से CN में हम MC का भाग देंगे, और यहाँ जो CN है वो भाग किससे कम है, MC वाले भाग से कम है, तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी। और लास्ट इसकी है N बिंदु पर मांग की लोच। N बिंदु पर 0 में MN जो ऊपर का हिस्सा है उसका भाग दें, तो 0 में किसी संख्या का भाग देने पर 0 आएगा, अतः मांग की लोच 0 होगी। तो एक सरल रेखीय मांग वक्र पर मांग की लोच पूर्णतः लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार, इकाई के बराबर लोचदार, इकाई से कम लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार हो सकती है। अब यहाँ देखें मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व
अथवा मांग की लोच की विभिन्नता के कारण अथवा मांग की लोच को निर्धारित करने वाले तत्व, जैसे हमसे पूछा जाता है कि मांग की लोच को निर्धारित करने वाले तत्व बताइए, या मांग की लोच को मापने की विधियां बताइए और मांग की लोच को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। तो पहला है वस्तु की प्रकृति। हम सबसे पहले मांग की लोच निर्भर करती है वस्तु की प्रकृति कैसी, सामान्य वस्तु है, हीन वस्तु है, गिफिन वस्तु है, निकृष्ट वस्तु है, ये वस्तु किस प्रकार की है। जिस तरीके की मांग वस्तु की मांग होगी, वस्तु की प्रकृति होगी, मांग की लोच भी उसी के अनुसार निर्धारित होगी। वस्तु के विभिन्न उपयोग, यानी मांग की लोच निर्भर करती है वस्तु के विभिन्न उपयोगों पर। जितने ज़्यादा उपयोग होंगे वस्तु के, मांग की लोच उतनी ही अधिक होगी। जितने कम होगी मांग की लोच उतनी ही बेलोचदार होगी। उपभोक्ता की आदत, ये निर्भर करता है कि मांग की लोच उपभोक्ता की आदत कैसी है। अगर किसी का आदत है तो ऐसी स्थिति में बेलोचदार होगी मांग की लोच, और यदि आदत नहीं है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच कम लोचदार होगी। वस्तु के उपयोग के स्थगन की संभावनाएं, अगर वस्तु के उपयोग के स्थगन की संभावनाएं ज़्यादा है तो उसकी मांग लोचदार होगी, और स्थगन की संभावना यदि कम है तो मांग की लोच कम लोचदार होगी। समय तत्व कि अल्पकाल में मांग की लोच बेलोचदार होती है और दीर्घकाल में लोचदार। तो समय तत्व का मांग की लोच को पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है कि अल्पकाल में मांग, किसी भी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, जबकि दीर्घकाल में किसी भी वस्तु की मांग लोचदार होती है। उपभोक्ता के आय का स्तर, कि अगर उपभोक्ता की आय का स्तर है मांग की लोच को प्रभावित करता है। आय का स्तर अगर निम्न होगा तो मांग की लोच ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी, या उच्च हो स्तर होगा। देखिए, निम्न होने पर बहुत सस्ती हो जाए तो भी उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा वस्तु नहीं खरीद सकता, या महंगी होने पर भी वो वस्तु नहीं खरीद सकता। लेकिन आय का स्तर अगर बहुत अधिक है तो भी इससे प्रभावित। मध्यम आय स्तर जो है इस मांग की लोच को ज़्यादा प्रभावित, आय स्तर है मांग की लोच को प्रभावित करेगा। वस्तु की परस्पर निर्भरता, कि वस्तु दूसरी वस्तु पर कितनी निर्भर करती है, तो इससे भी मांग की लोच को प्रभावित करेगा। स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनको एक दूसरे के स्थान पर काम लिया जा सकता है। तो स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच अधिक होगी, यानी उसकी जगह इसको अगर कोई वस्तु महंगी होती है तो उसकी दूसरी वस्तु जो स्थानापन्न वस्तु है उसका हम क्रय करेंगे और उस वस्तु को त्याग देंगे, तो इसकी मांग की लोच अधिक होगी। वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत के ऊपर भी निर्भर करती है मांग की लोच। देखिए, हम इस तरीके से मांग वक्र से देखते हैं कि डिमांड वक्र है। अगर पहले से वस्तु की कीमत ज़्यादा है और उसमें थोड़ी कम होती है तो इस जो ऊपरी भाग है उस पर मांग की लोच अधिक होती है हमेशा। अगर कोई वस्तु पहले सस्ती है और उससे और सस्ती हो जाए तो वहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मांग की लोच बेलोचदार होती है। यानी कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपये किलो है, अब वो सस्ती होकर 80 रुपये किलो होगी तो उसकी मांग की लोच ज़्यादा होगी, या कि वस्तु की मांग ज़्यादा प्रभावित होगी। यदि कोई वस्तु 5 रुपये किलो है, 5 रुपये से 4 रुपये होगी, तो पहले सस्ती थी थोड़ा तो उसकी मांग कम परिवर्तित होती है, तो उसकी मांग बेलोचदार होगी। धन का वितरण, यदि धन का वितरण समान होगा तो मांग की लोच ज़्यादा लोचदार होगी, और धन का वितरण असमान होगा, यानी कुछ गरीब है और कुछ अमीर है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच कम प्रभावित होगी। उपभोग पर नियंत्रण, जो वस्तुओं का जिन वस्तुओं का उपभोग पर नियंत्रित है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच कम प्रभावित होती है। अगर अनियंत्रित स्थिति है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच ज़्यादा प्रभावित होगी। और व्यय की मात्रा, यदि किसी भी वस्तु पर हम व्यय अधिक मात्रा में करते हैं तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच ज़्यादा होगी। और यदि ऐसी वस्तु है जिस पर हम बहुत कम बजट खर्च करते हैं, जैसे घरेलू खर्च में नमक और माचिस, इसमें बहुत कम व्यय किया जाता है, तो इसकी मांग की लोच बेलोचदार होती है। ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता कि जैसे सस्ती होने पर बहुत ज़्यादा नमक खरीद रहे हैं या महंगा होने पर हम बहुत कम खरीदते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये था मांग की लोच, जो आर्क लोच और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व।